27 फरवरी 2020 को हरियाणा स्टाफ सेशन ने 11/2019 कैटेगरी के तहत, यानी कि ये एडवर्टाइजमेंट आई थी, इसकी कैटेगरी नंबर 4 के अंतर्गत लोअर डिवीजन क्लर्क का एग्ज़ाम लिया था। और ये एग्ज़ाम हुआ था मॉर्निंग सेशन में, और इसका सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। और इस सीरीज़ का 9वां पार्ट है। इस वीडियो में हम 9वें पार्ट को सोल्व करेंगे, और इस सीरीज में टोटल आपको 100 पेपर सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से क्या मित्र का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा इसमें से मित्र का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सखा, सहेली, साथी, सहचर, ये क्या होते हैं? ये सब मित्र होते हैं, जबकि माँ इसका पर्यायवाची बिल्कुल भी नहीं है। तो पूछा क्या है? नहीं पूछा है, आंसर क्या होगा? माँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए शब्द का विलोम बताइए। तो यहाँ दिया हुआ शब्द क्या है? चेतन शब्द दिया गया है। चेतन का विलोम बताना है। चेतन का विलोम क्या होगा? जड़। चेतन का विलोम क्या होगा? जड़ होगा। कमर टूटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कमर टूटना मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत निराश होना। ये रिवीजन सीरीज चल रही है, इसमें मैं चाहता हूँ कि आपका एक बार फटाफट रिवीजन हो जाए, ताकि आपको एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा मिले इस चीज़ का। ताकि क्योंकि आप जानते हो कि हरियाणा स्टाफ सेशन जो आपका बोर्ड हुआ करता है, ये पीछे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको रिपीट बहुत किया करता है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन की सीरीज़ के अंदर फटाफट एक बार रिवीजन करना चाहेंगे। ज़रूरी बातें होंगी, वो भी मैं आपको बताता चलूँगा साथ साथ में। व्यक्तियों शब्द का सही एक वचन बताइए। व्यक्तियों शब्द का सही एक वचन चुनिए। तो एक वचन क्या होगा? व्यक्ति हो जाएगा। राजा शब्द का सही बहुवचन चुनिए। राजा शब्द का सही बहुवचन चुनिए। किसका? राजा शब्द का। तो राजा का सब बहुवचन क्या होगा? ध्यान देंगे, राजा का बहुवचन राजा ही होगा, राजाओं नहीं होगा। अगर ऑप्शन में आपको दिखाई दे, राजो बिल्कुल नहीं होगा। सभी राजा इकट्ठे हो गए थे। ध्यान देंगे, राजा का बहुवचन क्या है? राजा ही होगा। इसके बाद क्वेश्चन देंगे आपको। कुछ क्वेश्चन इजी नजर आएंगे, तो एक आधा क्वेश्चन आपको अच्छा भी मिलेगा, लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है, बच्चा सोच के कि ये इजी क्वेश्चन है तो मैं छोड़ देता हूँ, तो ये आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक भी हो सकता है। एंटोनियम बताना आपको किसका? एंटोनियम बताना है आपको संगीने का। आपको यहाँ पर संगीने ये वर्ड दिया हुआ है, इसको आपको क्या बताना है? एंटोनियम बताना है। संगीने क्या होता है? संगीने होता है आशावादी। क्या होता है? आशावादी होता है संगीने। संगीने शब्द का अर्थ क्या है? आशावादी होता है। और इसका जो उल्टा होगा वो क्या हो जाएगा? उल्टा क्या हो जाएगा? ग्लूमी, यानी कि उदास हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका उल्टा? आशावादी का उल्टा क्या हो जाता है? उदास हो जाता है। तो एक बार देखेंगे कि इसके जो एंटोनियम है वो क्या हो जाएंगे। तो इसमें पहले मैं आपको कुछ इसके सिनोनिम बताना चाहूँगा कि ये जैसे कि आपका होपफुल है। ध्यान देंगे, होपफुल, आशावादी का मतलब होपफुल। और जैसे आपका चीयरफुल है, ये इसके सिनोनिमस हैं। चीयरफुल, जैसे आपका अपबीट, ये पूछे गए हैं। तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये ऐसे ऐसे आपको ऑप्शन में मिलते हैं, और ये पूछे गए हैं। जैसे पॉजिटिव भी आपके ऑप्शन में दिखाया करता है कि पॉजिटिव। और जैसे आपका ये बार बार दिखाया करता है कॉन्फिडेंट, इसके सिनोनिम्स हैं जो मेन एग्जामिनर आपसे पूछा करता है। ऑप्टिमिस्टिक भी एक होता है, ऑप्टिमिस्टिक, OPTIMISTIC, ऑप्टिमिस्टिक, ये भी इसका सिनोनिम हुआ करता है। पूछा क्या यहाँ पे? इसका एंटोनियम पूछा है, तो एंटोनियम बताएंगे इसके। जैसे यहाँ पे इसका एंटोनिम मारोस दिया हुआ आपको, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। लेकिन इसके अलावा भी आपको एक दो दिया करता है ये। जैसे आपका ग्लूमी देता है बार बार में, ग्लूमी, तो आपको याद रखना है GLOOMY, ग्लूमी। और एक आपका और भी देता है पेमिस्टिक दिया करता है, जैसे PEMPESSIMISTIC, ये भी ऑप्शन में दिया करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? मारोज सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है पीटी, ये मैंने छोड़ दिया था क्वेश्चन। पीटी का आपको सिनोनिम बताना है। तो पीटी क्या होता है? पीटी होता है दया भावना दिखाना किसी के लिए। तो यानी कि सिंपैथी दिखाना। सिंपैथी क्या होता है? सिंपैथी और दया एक ही चीज़ होती है। तो पीटी का क्या है? सिनोनिमस है। और इसके और भी आपको ऑप्शन में दिया करता है, जैसे मेलनचोली है, जैसे सॉरी है, जैसे आपका
मर्सी है, MERC, ये आपको बार बार मिलता है देखने के लिए। और आपका एक टेंडरनेस वर्ड होता है, TENDERNESS, टेंडरनेस होता है, ये भी दिखा जाता है ऑप्शन में। एक एम्पैथी होता है, EMPATHY, एक ये वर्ड आपको मिलता है। और एक आपका कंपैरिजन वर्ड होता है, COMPASSION, ये भी याद रखने का, ये भी एग्जामिनर आपको बार बार पूछता है। एक आपका मेलनचोली हुआ करता है, MELANCHOLY, ये भी एग्जामिनर आपसे पूछा करता है, तो याद रखने वाली चीज़ें। क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई करना, आपको मीनिंग गिविंग द कोल्ड शोल्डर, इसको आपको मीनिंग को आइडेंटिफाई करना है। तो इसका मतलब क्या होता है, इग्नोर समवन, किसी को आप क्या कर दो, इग्नोर कर दो, अनदेखा कर दो। किसी चीज़ को आप क्या कर दो, अनदेखा कर दो, वो क्या होता है, गिविंग कोल्ड शोल्डर। किसी की बात को आप क्या करो, अनसुना कर दो, इग्नोर कर दो, वो क्या होता है, गिविंग द कोल्ड शोल्डर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन है आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ग्रामेटिकली यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है। यहाँ पे देखिए बोला हुआ है कि रिप्लेस कीजिए करेक्ट फ्रेज को, तो ग्रामेटिकली आपको क्या करना है, इसको सही कर देना है। तो देखिए यस्टरडे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको सीधा पता है कि अब यस्टरडे दिया हुआ, तो वर्ब क्या आएगी, हमारी सेकंड फॉर्म में आएगी। यस्टरडे द इसरो इंजीनियर फाइंड ए डेब्रीज ऑफ चंद्रयान। क्या दिया हुआ है, डेब्रीज ऑफ चंद्रयान, DEBRIS, डेब्रीज, क्या होता है, डेब्रीज होता है। इसका मतलब क्या होता है डेब्रीज का, कि जो कूड़ा करकट होता है ना, मलबा, यानी कि क्या होता है, मलबा। डेब्रीज का मतलब क्या होता है, मलबा। तो इसरो इंजीनियर फाइंड ए डेब्रीज ऑफ चंद्रयान 2 लैंडर ऑन द मून। तो अब देखो यस्टरडे यानी कि कल चंद्रयान के जो मलबे हैं वो हमारे वैज्ञानिकों को मिले हैं, तो यानी कि ये मिले हैं, यानी कि पास्ट में जाएगा, तो फाइंड का क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा। फाउंड द डेब्रीज ऑफ चंद्रयान, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ पूछी हुई है, करेक्ट करना आपको, गिवन जो ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो यहाँ पे सिंग दिया हुआ है, आई लाइक टू सिंग व्हेन, देखिए क्या दिया हुआ, व्हेन आई एम टायर्ड, जब मैं थका होता हूँ तो मैं गाना पसंद करता हूँ। क्या करता हूँ, गाना पसंद करता हूँ, यानी कि क्या है ये प्रेजेंट है। क्या है ये प्रेजेंट है। जब मैं थका होता हूँ तो क्या करता हूँ, जब मैं थक जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, गाना सुनना या गाना गाना पसंद करता हूँ, सिंग। तो यानी कि क्या होगा, प्रेजेंट में है, तो फर्स्ट वर्ब यहाँ पे आ जाएगी, आई लाइक टू सिंग व्हेन आई एम टायर्ड। क्वेश्चन ये जीके का है, 11th क्वेश्चन जनरल नॉलेज के आपके क्वेश्चन यहाँ पे दिखाए गए हैं। जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे भी हैं, जो रिपीट एग्जाम में होने की पूरी ताकत रखा करते हैं, और रिपीट बार बार होते ही हैं। तो क्या दिया हुआ है, भारतीय सम्राट जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, वे भारतीय सम्राट जिनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली हुई थी, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपको कई बार एग्जाम में देखने के लिए आगे भी मिलेगा। 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में कुछ जानकारी भी इकट्ठी कर लेते हैं। आंसर क्या है, अभिजीत बनर्जी। अब ये अभिजीत बनर्जी कौन है, ये अभिजीत बनर्जी, इनका जन्म हुआ था मुंबई के अंदर। कहाँ हुआ था, मुंबई में इनका जन्म हुआ था, और ये अमेरिका की नागरिकता लेकर के अमेरिका में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, अमेरिका, ये यानी कि इंडो अमेरिकन हैं। क्या है ये, इंडो अमेरिकन हैं, और इनका जन्म हुआ था कहाँ पर, मुंबई में। और 2019 में इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। और ध्यान देंगे, इनको जो नोबेल मिला था वो संयुक्त रूप से मिला था। ध्यान देंगे किस किस को, एक तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछेगा आपसे, एस्थर डुफ्ला। ध्यान देंगे, एस्टर डुफ्ला, और दूसरा नाम है माइकल क्रेमर। अब देखो ध्यान से समझना बात को, ये जो एस्थर डुफ्ला है,
ये अभिजीत बनर्जी की वाइफ है। कौन है ये अभिजीत बनर्जी की वाइफ है। संयुक्त रूप से इनको अवार्ड मिला किसके साथ में, अपनी वाइफ के साथ में। और वाइफ के साथ संयुक्त रूप से अवार्ड जीतने वाले अभिजीत बनर्जी छठे विवाहित जोड़े हैं। क्या हैं, छठे विवाहित जोड़े हैं। ये याद रखेंगे। मैरिड कपल कौन से हैं, छठे हैं, जिनको अपनी वाइफ के साथ में क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। कब, 2019 में। गरीबी यानी कि गरीबों के कल्याण के लिए इन्होंने काफ़ी काम करा, उसके लिए इनको पुरस्कार मिला था। और माइकल क्रेमर तो आपको इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इनकी वाइफ का नाम जरूर पूछा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा को आपको याद रखना है किस किस स्टेट से आती है। तो इजी क्वेश्चन है। इनमें से जो आंसर है वो क्या है, वो है बिहार। बिहार में से नहीं गुजरती है। जम्मू और कश्मीर में तत्कालीन राज्य का 2019 में केंद्र सरकार द्वारा पुनर्गठन किया गया है। उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और किसमें, कौन से 2 केंद्र शासित बनाए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और ये बार बार मैं वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो बार बार मैं रिपीट करके अब आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। राम सेतु इनमें से किस जल डमरू मध्य में स्थित है। तो क्या पूछा है, राम सेतु जो है, राम सेतु वो किस जल डमरू मध्य में है। तो कौन से में है, ये पाक जल डमरू मध्य में है। पाक किस में, पाक जल डमरू मध्य कहाँ पर है, ये पाक जल डमरू मध्य कहाँ पर है। ये जो भारत का तमिलनाडु है और जो श्रीलंका है यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। अच्छा, इसके ऊपर 2-3 आपको पूछा जाएगा कि ये बंगाल की खाड़ी, ध्यान देंगे कि ये बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। और कौन सी खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को क्या करता है, ये जोड़ता है। पहली बात तो ध्यान देंगे, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू मध्य क्या करता है, जोड़ता है। दूसरी बात इसमें है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप याद रखेंगे। वैगई जो नदी है, कौन सी नदी, वैगई नदी, कौन सी नदी, वैगई नदी इस पाक जलडमरू मध्य में आकर गिरती है। कहाँ गिरती है, पाक जलडमरू मध्य में आकर गिरती है। कौन सी नदी, वैगई नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपसे जरूर पूछना चाहेगा किसी एग्जाम के अंदर। दूसरी बात इसमें 1755, ध्यान देंगे 1755 से 1763 के बीच में, डेट तो आपसे कोई पूछेगा नहीं। मद्रास के जो गवर्नर थे, मद्रास जो प्रेसिडेंसी हुआ करती हमारी, उसके मद्रास के जो गवर्नर थे, वो जो गवर्नर थे मद्रास के, ठीक है, मद्रास के कौन थे, जो गवर्नर थे, उनका नाम था रॉबर्ट पार्क। क्या नाम था, रॉबर्ट पार्क। क्या नाम था, रॉबर्ट पार्क। क्या नाम था, रॉबर्ट पार्क, यानी कि ROBERT, रॉबर्ट, PALK, रॉबर्ट पार्क। तो इनके नाम पर ये इस जलडमरू मध्य का नाम रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपसे पूछना बिल्कुल चाहेगा। क्वेश्चन देखेंगे 16वां, हरियाणा का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1966 को हुआ। लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए क्या उपाधि दी गई। लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए उपाधि दी गई थी क्या, पंजाब केसरी की। किसकी, पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका 18, और ये करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा गया था। सितंबर 2019 में हरियाणा के हिसार जिले से किस एयरलाइन ने एयर सेवाएं शुरू की हैं। तो ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट होने की ताकत रखता है। तो कहाँ से और किसने, तो हिसार जिले से स्पाइस जेट ने क्या करी है, उड़ान भरनी शुरू करी है, उड़ान सेवाएं शुरू की हैं। 1 दिसंबर 2019 को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कौन थे। तो उप मुख्यमंत्री आपको पता ही है, श्री दुष्यंत चौटाला जी हमारे क्या हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। बांग्लादेश में 2019 में आयोजित T20 श्रृंखला में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है। तो ये युजवेंद्र चहल है। ये काफ़ी सेट में क्वेश्चन आ चुका है, आपको पता है। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो करंट अफेयर की सीरीज में ये क्वेश्चन हो सकता है दोबारा से रिपीट तो ना हो, लेकिन आपको करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चनों के ऊपर बिल्कुल फोकस करके रखना है। क्वेश्चन देखेंगे, हरियाणा में खेल महाकुंभ 2019 कहाँ आयोजित किया गया था। हरियाणा में खेल महाकुंभ 2019 कहाँ आयोजित किया गया, ये किया गया कहाँ पर, गुड़गांव के अंदर।
क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस खिलाड़ी ने 2019 में गूगल प्रतियोगिता का डूडल जीता? गूगल प्रतियोगिता का डूडल जीतने वाला कौन है? गूगल प्रतियोगिता का डूडल जीतने वाली हैं दिव्यांशी सिंगल। कौन है? दिव्यांशी सिंगल। आंसर क्या होगा? बी क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कहाँ पर है? हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर यानी कि ये कहाँ पर है? ये है कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। क्वेश्चन है, किस भाषा में आपको ज़्यादा हरियाणवी साहित्य नहीं मिलेगा? हरियाणवी साहित्य इनमें से किस भाषा में नहीं मिलेगा? तो ब्रिज भाषा में मिलेगा, हिंदी भाषा में मिलेगा, उर्दू भाषा में मिलेगा, पाली भाषा में नहीं मिलता है। आंसर क्या होगा? और ये देखो यहाँ पे एक वर्ड लगाया हुआ है कि ज़्यादा नहीं मिलता है, कि कुछ एक आध तो यहाँ पे मिल जाता है। तो क्या है वो बाद में बात करेंगे, अभी एक बार मैं आपको सेट रिवाइज करा दूँ फटाफट। तो क्वेश्चन है, इनमें से कौन हरियाणवी भाषा में अपनी हास्य और व्यंग्य कविता के लिए जाना जाता है? इनमें से कौन हरियाणवी भाषा में अपनी हास्य और व्यंग्य कविता के लिए जाना जाता है? तो हास्य कवि कौन है? श्री सुरेंद्र शर्मा। श्री सुरेंद्र शर्मा काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, इसके बारे में मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ। नेकचंद सैनिक कहाँ से जुड़े हैं? तो ये पत्थर बाग से जुड़े हैं। ये पत्थर बाग क्या है? तो देखो ये कई बार क्या होता है, ऐसे कंफ्यूज कर जाता है बच्चा कि ये पत्थर बाग क्या है, क्योंकि नाम सुना लगता नहीं है। तो अब आप देखो इंग्लिश पोर्शन पे जाकर के, रॉक गार्डन, ये बिल्कुल आपको पता है रॉक गार्डन कहाँ पर है? चंडीगढ़। और ये पॉपुलर है, तो नेकचंद सैनी ने इसको बनाया था। तो आपको अगर कभी कभी थोड़ा कन्फ्यूजन लगे तो आप इंग्लिश वाले वर्जन को जरूर चेक करें। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा जिला सबसे बड़ा है। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में पाई जाती हैं? अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के दक्षिण भाग में पाई जाती हैं। HSC का पेपर पास करना बिल्कुल आसान है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी अन्य बोर्ड में जाओगे, तो आपको 2 टाइम्स पेपर मिलते हैं, प्री पेपर, फाइनल पेपर, और आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलती है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, और आपको एक ही बार 90 क्वेश्चन का पेपर देना है और मेरिट बना करके पेपर पास करके दिखा देना है। तो मैं चाहूँगा कि अब की बार आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, और अब की बार आपका भगवान की दया से ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा, और हम भी आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि आपका फटाफट सिलेक्शन हो, ताकि हमारे भी चैनल का नाम रोशन हो, और आपका तो होगा ही होगा, और आपके परिवार का नाम भी रोशन हो जाए। अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में है? सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनंगपुर बांध जो है वो ग्रेविटी बांध है। कैसा बांध है? ये ग्रेविटी बांध है। कैसा बांध है? ग्रेविटी बांध है। कैसा बांध है? ग्रेविटी बांध है। यानी कि यह एक हाइड्रोक्लोरिक बांध है। कैसा बांध है? हाइड्रोक्लोरिक बांध है। याद रखेंगे, एग्जामिनर पूछता है ये। और ये फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में, कहाँ पर है ये? फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में हुआ करता है ये। और ये इसकी ऊंचाई भी एग्जामिनर एक आध बार आपसे पूछता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 7 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 7 की इसकी ऊंचाई है, 7। और ये क्या है? ये सूरज कुंड के पास है। ये भी एग्जामिनर आपसे पूछता है, सूरज कुंड के पास ये आपका अनंगपुर बांध स्थित है। और इस पे क्वेश्चन एक और भी फ्रेम हुआ करता है कि इसको मतलब किसने बनवाया? तो ये तोमर वंश के राजा थे। कौन? तोमर वंश के राजा, एक काफ़ी फेमस राजा थे तोमर वंश के, जिनका नाम क्या था? अनंगपाल। क्या नाम था? अनंगपाल नाम था। तो उनके नाम पर इसका निर्माण किया गया था। कौन सी शताब्दी में? अनंगपाल। कौन सी शताब्दी में? तो ये भी आपसे पूछता है कि कौन सी शताब्दी में। तो अनंगपाल हुआ करते कौन सी शताब्दी में? ये हुआ करते 8वीं शताब्दी में। तो ये भी आपसे पूछा करता, तो ये भी आप याद रख पाएंगे बिल्कुल। क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2020 तक हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो 1 जनवरी 2020 तक राज्यपाल कौन है? श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी। तो कैबिनेट के ऊपर जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, ये तो मैं चाहूँगा कि अभी आप पढ़े ना पढ़े कोई इतना महत्व नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जाने से एक हफ्ता पहले आप पढ़ के जाएं कैबिनेट के बारे में, क्योंकि कैबिनेट में बदलाव होते रहते हैं। हरियाणा के प्रत्येक जिले का नेतृत्व कौन करता है? तो जिले का नेतृत्व यानी कि जिले को कौन संभालता है? तो DC यानी कि उपायुक्त, डिप्टी कमिश्नर।
डिस्ट्रिक्ट को कौन नेतृत्व देता है, लीड कौन करता है डिस्ट्रिक्ट की, उपायुक्त यानी कि डिप्टी कमिश्नर यानी कि डीसी। अच्छा, क्वेश्चन लेंगे, हरियाणा में लोकसभा की कुल कितनी संख्या है, लोकसभा सीटों की कुल कितनी संख्या है। तो बेसिक क्वेश्चन है। देखो, अगर आप राजस्थान का, एमपी का, यूपी का एग्ज़ाम दोगे ना, अगर आप राजस्थान का, एमपी का, यूपी का या आप किसी बोर्ड का एग्ज़ाम दोगे तो भारी बड़े स्टेट हैं और उनमें बहुत ज़्यादा हिस्ट्री ज्योग्राफी हुआ करती है, लेकिन आपके हरियाणा एचएससी के अंदर बिल्कुल भी इतनी बड़ी हिस्ट्री आपको देखने को नहीं मिलती, ना इतनी बड़ी कोई ज्योग्राफी देखने को मिलती। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ही सिलेबस मिलता है तो आप आराम से कर सकते हो। मैं मानता हूँ कि इस सिलेबस को आप 90 दिन में पूरा निचोड़ सकते हो अच्छे से। परिवेश पेपर पढ़ने काफ़ी ज़रूरी है, और अगर आपके पास नहीं है तो नीचे लिख दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। राज्यसभा की सीटें 5 हैं और लोकसभा की सीटें 10 हैं। लोकसभा की कितनी है, 10 हैं। राज्यसभा की कितनी है, 5 सीटें हरियाणा के लिए रिजर्व रखी गई हैं। इनमें से कौन हरियाणा राज्य का वृक्ष है, हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है, राज्य वृक्ष है पीपल। राजकीय वृक्ष कौन सा है, पीपल हरियाणा का राज्य वृक्ष है। इनमें से किस प्रकार की वनस्पति सबसे अधिक प्रचलित है, हरियाणा में किस प्रकार की, देखो हरियाणा में किस प्रकार की वनस्पति, देखो हरियाणा क्या है, हरियाणा एक मानसूनी क्षेत्र है। क्या है हरियाणा, क्या है मानसूनी क्षेत्र है। तो जहाँ मानसूनी क्षेत्र होता है वहाँ हमेशा ही पर्णपाती वनस्पति मिलती है। कैसी, पर्णपाती वनस्पति मिलती है। क्यों, क्योंकि जब लू चलती है तो पानी की कमी के कारण पेड़ अपने क्या करते हैं, वृक्ष अपने क्या करते हैं, पत्तों को गिरा देते हैं। समझ रहे हो ना बात को, उसको क्या बोलते हैं, पर्णपाती बोलते हैं। और जैसे जैसे मानसून आती है तो क्या करते हैं, फिर से अपने पत्तों को निकाल लेते हैं। तो इसके बारे में मैं कभी ज्योग्राफी में आपको अच्छे से बताऊंगा। तो अभी आप समझो कि यहाँ पे पर्णपाती और कटीली झाड़ियाँ मिलती है। कटीली झाड़ियाँ क्यों मिलती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया हरियाणा का ऐसा है जो मानसून से वंचित है, या वहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है। तो जहाँ पे जितनी कम वर्षा होगी वहाँ पर, देखो एक बात आप ऐसे समझो कि जो वर्षा है ना, वर्षा यानी कि जो पानी है, यानी कि जो जल है, जल की मात्रा जहाँ पर ज़्यादा होगी तो वहाँ पर आपको, देखो जल की मात्रा जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पर आपको बड़े पत्ते मिलेंगे पेड़ों के। कितने बड़े मिलेंगे, जितना पानी ज़्यादा उतने बड़े पत्ते, जितना पानी ज़्यादा उतने बड़े पत्ते, जितना पानी कम उतने छोटे पत्ते। अब बड़े पत्ते क्यों, क्योंकि अगर पत्ता बड़ा होगा तो वो पानी को उतनी जल्दी ही क्या कर पाएगा, बाहर निकाल पाएगा। जो पेड़ के, देखो जाइलम और फ्लोएम ऊतक होते हैं। तो जाइलम जो ऊतक होता है पेड़ का, जो जाइलम पेड़ का ऊतक होता है वो क्या करता है, जैसे जाइलम जैसे जल, तो जाइलम जल को क्या करता है, ऊपर पत्तों तक लेके जाता है। अब जल की मात्रा ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जल की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा जल जाएगा। तो उसको निकालने के लिए पत्ते क्या करते हैं, अपने आप को बड़ा कर लेते हैं ताकि वो ज़्यादा पानी को फटाफट निकाल पाएँ। और पत्ते नीचे वाले हिस्से से, ध्यान देंगे, पत्ते नीचे वाले हिस्से से पानी का क्या करते हैं, निकालते हैं। इसलिए पेड़ के नीचे हमेशा ठंड लगती है। एग्जामिनर पूछता है आपसे ये। और जहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं होता वहाँ पर पत्ते क्या मिलेंगे आपको, बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते मिलेंगे। और जहाँ पर बिल्कुल पानी कम होगा वहाँ पर आपको कांटे मिलेंगे। भाई कांटे क्या, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कांटे क्या हैं, कांटे क्या हैं, कांटे क्या हैं, कांटे पत्तों का रूपांतरण है। कांटे क्या है, एक्चुअली पत्ते ही हैं। कांटे क्या हैं, एक्चुअली पत्ते ही हैं। जब पानी की मात्रा बहुत कम होती है तो पत्ते क्या कर लेते हैं, अपने आप को कांटा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, कांटा बना लेते हैं, ताकि दूसरे जीवों से भी उसकी रक्षा हो सके और पानी का जो निकास है वो भी ना हो सके। थोड़ा आपका टाइम लिया, इसके लिए मैं बताऊँगा। हरियाणा के शुष्क और अर्ध भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार की, शुष्क भागों में लवणीय मिट्टी और अर्ध शुष्क भागों में अक्षारीय मिट्टी पाई जाती है। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका 36। कंप्यूटर के विभिन्न भाग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कंप्यूटर के विभिन्न भाग एक दूसरे से जुड़े होते हैं किसके साथ, डेटा केबल के साथ। किसके साथ जुड़े होते हैं, डेटा केबल के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो पाइथन क्या है, पाइथन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि एंड्रॉयड, मैक ओएस और यूनिक्स क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। पाइथन क्या है, पाइथन लैंग्वेज है।
एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग जीवित रहने की पहचान को सत्यापित करने और पहचान करने के लिए किया जाता है। तो कौन सी डिवाइस है? बायोमेट्रिक डिवाइस है। क्या है बायोमेट्रिक डिवाइस? क्या है बायोमेट्रिक? एक इनपुट डिवाइस है, इसका प्रयोग जीवित रहने की पहचान को सत्यापित करने और पहचानने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन है आपका 39। क्या क्वेश्चन है? इनमें से आपको इंटरनेट से जुड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? इंटरनेट से जुड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? तो आंसर क्या होगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की। किसकी? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की क्या होगी? आवश्यकता होगी। किससे जुड़ने के लिए? इंटरनेट से जुड़ने के लिए। विषम का चयन कीजिए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। विषम का चयन कीजिए। तो पनीर, दूध, दही, मलाई ये दिए हुए हैं। तो इजी क्वेश्चन है, क्योंकि दूध से दही मिलती है, मलाई मिलती है और पनीर मिलता है। इनके दूध के उत्पाद हैं, जबकि दूध क्या है? ये बेसिक है। यानी कि आंसर क्या होगा? दूध। तो देखते हैं क्वेश्चन आपका 41। तो 41 क्वेश्चन में क्या बोला है? PACE UFHJ और COST, इसका आपको आगे पेयर बताना है। तो यहाँ देखेंगे P कितने पे है? P है आपका 16 पे, A कितने पे है? 1 पे, और C कितने पे है? 3 पे, और E कितने पे है? E है 5 पे। अब यहाँ पे U कितने पे आता है? U आता है आपका 22 पे, और A कितने F कितने पे आता है? F आता है 6 पे। H कितने पे आएगा? H आएगा 8 पे, और J कितने पे आएगा? 10 पे। तो 16 और 6 22, 1 और 5 6, U कितने पे? U 21 पे। तो 16 और 5 21, और 1 और 5 6, और 3 और 5 8, यानी कि 5 5 का डिफरेंस की सीरीज है। तो 3 में जब 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो 8 देखो कहीं पे बिल्कुल स्टार्ट में ही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आपको फंसा, देखो यहाँ पे 10 और 11 दिख रहा है दूर से ही, इसका मतलब कुछ घपला है, क्योंकि इसमें डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, बाकी में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ऐसे क्वेश्चन होंगे तो आपको एक बात समझ लेनी चाहिए पहले ही, कि इसमें 2 सीरीज फंसी हो सकती हैं। 5 और 5 10, और 5 15, और 5 20, 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 5 21, ये सीरीज बनेगी। तो यहाँ पे फिल करना है, तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है आगे। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये एग्जाम के लिए। देखो क्या बोला है? यदि अनी को इससे दिखाया जाए, जो कि को इससे दिखाया जाए, मोल को किससे दिखाया जाएगा? तो हालांकि इनका कोई वर्ड नहीं होता, मीनिंग नहीं होता, बस ऐसे एग्जामिनर सेट करता है। तो देखो अब यहाँ पे पूछा क्या? सबसे पहले फोकस, देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, सबसे पहले जो पूछा जाता है ना उसके ऊपर फोकस करना है। तो MOLE पूछना। देखो इसमें कहीं MOLE दिया हुआ है, तो ये जो आपको दिए हुए हैं इसमें आपको सॉरी, ये आपको मंकी पूछा हुआ है। तो देखो इसमें आपको MONKEY कहीं दिया हुआ है, तो देखो KY ये रहा, KY ये रहा, यानी कि 578, तो ये रहा। तो यानी कि मैं पहले ही देख लूँ कि लास्ट में कहीं KY है, तो ये रहा KY। तो ये 578 है कहीं, तो ये रहा 578। तो आगे देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल हल्के में लेना, आपको बिल्कुल जोर लगाना नहीं है दिमाग के ऊपर, आपको थोड़ा फोकस करना है कि जो पहले पूछा ना उसको आप देखो। जैसे यहाँ पे MO दिया हुआ है, MO दिया हुआ शुरू में, तो मैं देखूँ कि ये MO, देखो यहाँ पे MO है, इनके शुरू में कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए, है ना। एक चीज़ और देखते हैं कि मान लिया इसमें भाई, जैसे कि इसमें MONK, तो इसमें एक चीज़ N है, O है, M है, तो मेरी नज़र कहाँ जाती है? जैसे ये मेरी ON पे गई नज़र, ये रही ON, तो ये रहा ON, यानी कि सेकंड नंबर और थर्ड नंबर क्या होना चाहिए? 0 और 3 होना चाहिए। तो देखो 0 और 3 ये रहा, है ना। तो आपको ये चीज़ें ऐसे ही फॉलो करनी चाहिए ताकि आपको फटाफट पेपर में अच्छे मार्क्स मिलें। देखो LCM निकालने के लिए बोला गया है, बच्चों वाले क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, बच्चे बोलते हैं सर मुश्किल आता है, भाई पेपर इजी भी आता है, तो आपको धैर्य रखना चाहिए। तो जो बड़ा नंबर है उसको आप पढ़ते जाओ, 15 कम 15, 15 दूनी 30, ये रहा LCM। तो LCM के ऊपर ज़्यादा हम दिमाग लगाएंगे नहीं, क्योंकि बच्चों को पता ही है। एक विक्रेता 12 रुपये प्रति बोतल के दर से बोतलें खरीदता है, ठीक है, और प्रत्येक बोतल को 10 रुपये में बेचता है, कितना नुकसान हुआ? तो 2 रुपये का नुकसान हुआ, कितने के ऊपर? पर बोतल के ऊपर। तो 2 रुपये का नुकसान हुआ कितने के ऊपर? 12 रुपये के ऊपर। तो 2/12 का मतलब 1/6, और 1/6 क्या होता है? 1/6 की वैल्यू क्या होती है? 16 से 2/3, यानी कि 16.666। तो आपको ये सारी जो परसेंटेज है ये आपको रटी रटाई होनी चाहिए, क्योंकि परसेंटेज से आपका मैथ का कम से कम भी ज़्यादा नहीं बोलता, तो आपका 60% सिलेबस सोल्व हो जाया करता है। तो आपको परसेंटेज बिल्कुल अच्छे से
याद रख के चलनी है। परसेंटेज आपको 100% सारी याद रखनी है, क्योंकि अगर आप इसके खेल में कैलकुलेशन में फंस जाओगे तो फिर आपको 2-4-5 मिनट का नुकसान हो जाएगा, और एग्जाम में ये 2-3 मिनट जो होती हैं वो खतरनाक होती हैं। अब देखो ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप मेंटली भी बना सकते हो, तो इसको आप मेंटली बना सकते हो, और इसको आप चाहो तो लिख के ही बना सकते हो, क्योंकि हमको दिखाई दे रहा है कि 500 के 3/8 के 32% के 25% का क्या आपको मान बताना है। तो देखो अब ये 1/8 हमको पता है 25/2 होता है। देखो 1/8 कितना होता है, परसेंटेज पढ़िए ना, कितना होता है 12.5% होता है, यानी कि 25/2 होता है। 5 गुना दिया है यानी कि 125/2 होगा। मैं लिख रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए, 125/2 होगा। अब इसका क्या करना, आपको 32% निकालना। 32% कितना होता है आपको भी नहीं पता, तो आप वैसे ही सोच लो कि 4×8 32 और 4×25 ये होता है, और ये क्या है, ये 1/4 दिया हुआ है। तो बस हो गया, यहीं से 4×2 8, और ये 2 से 2 कट गया, और ये 25×5 125। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन को आपको एग्जाम में कैसे बनाना है क्वेश्चन। देखो ये देखो, मैं एक बार इसको आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ। 500 का 3/8 का 32% गुना इसका यानी कि 25%। अब देखो अब ये 32% से तो परसेंटेज कट गया। अब 25 का मतलब क्या होता है, 25 का मतलब होता है 1/4। 25 का मतलब क्या होता है 1/4, ये पता ही है। तो 8 चौका 32, और ये 4 से क्या गया 4 गया, बच गया क्या 5 ये 15। तो क्वेश्चन तो एग्जाम में तो ये ऐसे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि भाई परसेंटेज से तो परसेंटेज चला गया, और ये 4×8 क्या हो गया 32 हो गया, और ये 8 से 8 कट गया, तो 3×5 15 हो गया। एग्जाम लेवल पे तो देखो क्वेश्चन आपको जैसे मैंने ये बनाया ऐसे बनाना है। दोबारा बताना चाहूँगा एक बार आपको। देखो परसेंटेज से तो परसेंटेज गया। अब ये 25 क्या होता है 1/4, यानी कि 4×8 32 हो गया, और ये 8 से 8 गया, तो 3×5 कितना हो गया 15 हो गया। क्वेश्चन देखेंगे, यदि x = y = 3:2 है, यानी कि x अनुपात y क्या है 3:2 है, तो 7x = 11y, और इसका रेशो किसके साथ दिया हुआ 5x = 2y का मान बताना है। तो बस आप वैल्यू भर दो, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, तो 7 या 21 और 11 दूनी 22, तो 21 और 22 कितने हो गए 43। तो ऑप्शन पे नज़र रखेंगे तो 43 पहले ही दिखाई दे रहा है, तो आगे सोल्व करने की ज़रूरत क्या है। तो क्वेश्चनों को तो ऐसे क्वेश्चनों को तो बस ऐसे ही आप सोल्व कर लो, क्योंकि इसमें कोई तुक्केबाजी या ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, तो इनके ऊपर अगर आप ज़्यादा खिलवाड़ करोगे तो भी नुकसान ही होता है। तो यहाँ पे x का मान दिया हुआ भर लो, यहाँ पे y का मान दिया हुआ भर लो, तो 7 × 3 कर दो, और भाई ये 11 × 2 कर दो, कितना हो गया 7 या 21, और 11 दूनी 22, कितना हो गया 21 और 22 कितना हो गया 43 हो गया। अब आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ऑप्शन में 43 होता, माने यहाँ भी 43 होता, तो फिर हम 43 को करते ही नहीं, पीछे वाले को करते, क्योंकि हमको पता है कि सेम ऑप्शन दिए हैं कि आंसर वहीं पे कहीं छुपा हो सकता है। ऐसा ही प्रणाली में ऊष्मा की इकाई क्या है, ऐसा ही प्रणाली में ऊष्मा की इकाई क्या है, ऐसा ही प्रणाली में ऊष्मा की इकाई क्या है, जूल है। क्या है, जूल है। क्वेश्चन है आपका 49। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान से देखो, मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करूंगा क्वेश्चन को। रासायनिक अभिक्रिया जब एक अम्लीय नमक बनाने के लिए अक्षार के साथ प्रतिक्रिया करता है तो उसे क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब क्या रासायनिक प्रतिक्रिया जब एक अम्लीय नमक बनाने के लिए अक्षार के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या करते हैं, उसको विफल करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विफल करना बोलते हैं। ऑक्सीकरण बिल्कुल नहीं बोलेंगे, अपचयन बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्वेश्चन आपका 50, निम्न में से कौन पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन आवश्यक नहीं है, पानी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल चाहिए, क्लोरोफिल बिल्कुल चाहिए। आपको पता है पत्तों में क्लोरोफिल होता है, उसकी मदद से कि पत्ते क्या करते हैं, भोजन तैयार करते हैं। ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती पौधे, क्योंकि ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। आवश्यकता किसकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन। इनमें से कौन सा परिवर्तन लागत का उदाहरण नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल नहीं कराने वाला, क्यों, क्योंकि अब ये 50 से यानी कि 51 से ये जो क्वेश्चन आपके 90 तक हैं, ये पोस्ट प्रेफरेंस क्वेश्चन है। क्या है, पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड क्वेश्चन है,
पोस्ट से संबंधित क्वेश्चन हैं। और अगर आपको इस पोस्ट के लिए तैयारी करनी है या इसके रिलेटेड किसी पोस्ट से तैयारी करनी है या इस डिपार्टमेंट के लिए तैयारी करनी है तो बिल्कुल आप ये सारे पढ़ लेना। आपको लिंक वीडियो में ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पेपर को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। अदरवाइज आपको इनके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पोस्ट वाले आपका जो एग्ज़ाम है, जैसे आपका पटवारी का है तो आप पटवारी की पोस्ट के लिए क्वेश्चन तैयार करो। आपका ग्राम सचिव का है तो आप ग्राम सचिव के पोस्ट के प्रश्न पढ़ो। इलेक्शन कानूनगो का है तो इलेक्शन के क्वेश्चन पढ़ो। इलेक्शन नायब तहसीलदार का है तो इलेक्शन के क्वेश्चन पढ़ो। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है कि ये क्वेश्चन कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, तो आप मेरे से कमेंट कर सकते हो या मेरे को आप फॉलो कर सकते हो डायरेक्ट भी, या आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको स्पेशली चीज़ें मिलती हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।